हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इरशाद पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से 12th बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम के लिए सरकार द्वारा यानी बोर्ड द्वारा निकाले गए मॉडल सेट पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो प्रोजेक्ट ये जो प्रोजेक्ट परख है उसकी वीडियो जो तैयारी उड़ान की है उसकी पार्ट 3 को मैं लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी। ये जो पार्ट 3 जो मॉडल सेट लेकर के आया हूँ, प्रश्न पत्र जो है प्रोजेक्ट परख के द्वारा जो जो निकाला गया है और जिसका नाम है तैयारी उड़ान की, ये आपके जो आपके फाइनल एग्ज़ाम है उसका ये मॉडल सेट है। और इसी तरह के सेट जो हैं आपको एग्ज़ामिनेशन में देखने को मिलेंगे और उसका मैं आज ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। और इस तरह से ये इस सीरीज़ का आज ये पार्ट 3 ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, ये है सेट नंबर 3 और हूबहू उसी तरह से जिस तरह से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपके प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, तो सेट 3 है। बिना देरी किए हुए हम लोग अब प्रश्न पत्र पर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल भोगवा नदी के तट पर है? निम्न में से कौन सा स्थल भोगवा नदी के नहीं लिखा हुआ, ये नदी होगा, नदी के तट पर है। तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, फिर मोहनजोदड़ो लिखा हुआ है कालीबंगा। तो दोनों में से एक मोहनजोदड़ो नहीं होगा। एक्चुअली भोगवा नदी जो है, भोगवा नदी के तट पर कौन सा स्थल था? तो लोथल। याद रखिएगा, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे और हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो भोगवा नदी के किनारे कौन है? लोथल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रश्न नंबर 2 चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज का जनक किसे माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज का जनक किसे माना जाता है? गेस कीजिए आप। जी हाँ, सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ग, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज का जनक उन्हें माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखें, सिंधु घाटी का एकमात्र बंदरगाह का स्थल कौन सा है? कहाँ पर है जो बंदरगाह है? तो वो कहाँ था? गुजरात में लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, लोथल। बौद्ध साहित्य के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि 16 महाजनपद थे। तो इसका सही उत्तर होगा 16। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन नंबर खा, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, आप जब इस प्रश्न को जो मैं पढ़ता हूँ तो आप उसी वक्त आप कॉपी में आप नोट कर सकते हैं कि हाँ, इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, ए होगा, बी होगा, का खा होगा, ये होगा। उसका जब मैं पूरा प्रश्न पढ़ लेता हूँ तो आप मिलाइए आपकी अब तक आपकी तैयारी कैसी है। इससे आपके 2 काम हो जाएगा कि आप अपना चेक भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी है कि नहीं है। और उसके बाद फिर दोबारा फिर आप देख लें, उसको फिर कान में लगा के सुन भी सकते हैं, कहीं पे घूम रहे हैं तो भी सुन सकते हैं, आप या बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप इस तरह से ट्राई कीजिए। इससे आपको मतलब याद करने का ये बहुत अच्छी तरीका है, बहुत सही तरीका है कि आप इसको खुद से गेस करें। ठीक है, जैसे प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो सोचिए आप, और मेरे बताने से पहले आप उसको ऑप्शन बनाइए। तो सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर खा। निम्न में से कौन सा रचना मेगास्थनीज का है? प्रश्न में एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि निम्न में से कौन सी रचना मेगास्थनीज का है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा, इंडिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा, इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? इस प्रश्न को मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। और इसी तरह से याद रखना है कि और भी जो ये पुराण कितने हैं? तो पुराण भी 18 हैं। हीनयान महायान किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान और महायान किस संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। बौद्ध संगीति के चौथे संगीति जो हुआ था, जो कनिष्क ने करवाया था कश्मीर में, उसी में हीनयान महायान में बौद्ध धर्म का बंटवारा हुआ था। ठीक है, 2 भाग में विभाजित हो गया था, हीनयान महायान बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर का। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो सांची का स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में कहाँ है? रायसेन में है।
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद कीजिए आप, लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? प्रश्न नंबर 11 देखें, थेरवाद किस धर्म से संबंध है? ठीक है, मैं इसका उत्तर बता रहा हूं, उससे पहले आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए क्या आंसर सही होगा इसका। थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। पुराणों की संख्या कितनी है? अभी मैंने ऊपर में बताया, ये कुछ देर पहले ही बताया था इसका आंसर कि पुराणों की संख्या कितनी है। जी हाँ, 18। प्रश्न नंबर 13 देखिए, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ठीक है, फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं, उतना देर के अंदर आप इसका उत्तर दे दीजिए। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? ठीक है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है? रहला। रहला किस भाषा में किया था? तो अरबिक भाषा में। पीर का क्या अर्थ है? पीर का क्या अर्थ है? फिर से एक बार पढ़ देता हूं, पीर का क्या अर्थ है? तो पीर का अर्थ है गुरु। ठीक है, सही इसका उत्तर होगा गुरु। सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है, अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। अलवार संप्रदाय का आराध्य देव कौन है? ठीक है, याद कीजिए आप, अलवार संप्रदाय, एक है नयनार और एक है अलवार। तो अलवार के कौन है? जी हाँ, विष्णु। ऑप्शन नंबर का इसका सही उत्तर है। हरियर प्रथम किस वंश से संबंधित है? देखिए इसको पढ़िए इसको आप। हरियर वन मतलब हरियर एक किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा संगम वंश से संबंधित है। अमुक्त मालयाद की रचना किसने किया था? यह प्रश्न कल भी मैंने पूछा था। प्रश्न 19 देखिए, अमुक्त मालयाद की रचना किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने किया था। हर्षचरित की रचना किसने किया था? हर्षचरित की रचना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, रटते हैं पुस्तक में और लेखक में। हर्षचरित की रचना किसने किया था? जी हाँ, बाण भट्ट ने किया था। संथाल विद्रोह कब हुआ? बहुत हिट क्वेश्चन है यहाँ के लिए। बिहार में, झारखंड में या एनसीईआरटी की जहाँ भी किताबें पूछी जाती है उस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1855 में। ठीक है, सिद्धू और कानू ने किया था। दामिनी कोह क्या है? दामिनी कोह क्या है? एक भूमि है, संथालों की भूमि को दामिनी कोह कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखें, 1857 ईस्वी के विद्रोह किस तिथि को निर्धारित की गई? 1857 की विद्रोह किस तिथि को निर्धारित की गई? तो इसमें प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर जो है, ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग से मैं इसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ। ठीक है, कि 1857 ईस्वी का विद्रोह किस तिथि को निर्धारित थी? तो इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, देखता हूँ मैं कितने लोग एक्टिव हैं, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर भी मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दूंगा मैं। लेकिन पहले आप लोग से मैं देखूंगा कि कितने लोग एक्टिव हैं और इसको आप उसका उत्तर देने की कोशिश करें। अब देखिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, सहायक संधि किसने प्रारंभ किया था? सहायक संधि किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड ब्लेजली ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर का। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, इस प्रश्न को मैंने कई बार पूछा आप उससे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस तरह से नहीं है, यहाँ पे तिथि के साथ है, तो थोड़ा सा ये प्रश्न थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो पहले तो याद रखिए 1922, तो 1922 सब में है। तो फरवरी में हुआ था, ये भी सही है। तो 6 फरवरी, 4 फरवरी, 7 फरवरी है। तो इसका सही उत्तर है कौन सा? बताइए आप। हाँ, 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। 7वां प्रश्न देखें, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर कौन सा ये? का 1920 से 1922। अब देखिए प्रश्न नंबर 28 देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, और जिसमें कांग्रेस
पार्टी नहीं ने सपोर्ट इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य, ठीक है, तो इसका देखें आप, ऑप्शन 289, 389, 489 और 465। तो इसका सही उत्तर होगा 389, ठीक है, 389 इसके सही उत्तर होंगे, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और डी भीमराव अम्बेडकर। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, ठीक है, तो क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी आसान प्रश्न है और कई बार मैंने पूछा है और आने की प्रबल संभावना है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इस तरह से मैंने आप लोगों के 30 प्रश्न को मैंने कवर किया है और उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला एग्ज़ाम में। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बार बार देखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।